हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस इसका पेपर 3 इसका पार्ट भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था इसको लेकर के मटेरियल काफ़ी कम मिलता है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लास में और यहाँ यूट्यूब पर पूछते रहते हैं कि इसको कैसे तैयार करें, कहाँ से करें। तो इसके लिए आप देखोगे हमारी प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पर आपको पहले के जो वीडियो हैं वो भी मिलेंगे। प्रीलिम्स के भी वीडियो मिलते हैं, अलग अलग पेपर जैसे पेपर 2A 2B ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी मैं देखता हूँ कुछ लोग पूछते हैं कि इसको 15 मार्कर में कैसे लिखेंगे, 6 मार्कर में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके वो प्रीवियस वीडियो तो देखो, वो कभी पुराना मैटर नहीं होता है, क्योंकि ये कोई करंट से बने हुए वीडियोस नहीं है जो कि आउटडेटेड हो जाएंगे। ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार के वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी मिलते होंगे जो आपको एक्यूरेसी के साथ बताते हैं कि कैसे हमें लिखना है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है और कैसे परफॉर्म करना है। ठीक, तो आज हम अपना एक क्वेश्चन लेते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं और भारत में 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार किए गए वो क्या थे। ठीक है, तो आर्थिक सुधार क्या होते हैं इसको हम फिर किसी अलग लेक्चर में बता पाएंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं। अभी आज हम फोकस करेंगे कि भारत में जो 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसमें क्या मेजर स्टेप्स उठाए गए। ठीक, अच्छा, दूसरा ये मैं अभी हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने पूछा था बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था, 85% लोगों ने बोला था कि हिंदी में होने चाहिए और 15% जो थे वो इंग्लिश मीडियम वाले थे। इसमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो जिनका मतलब कहने का तरीका बड़ा अजीब था, बट कुछ लोग इतने अच्छे भी थे कि जिन्होंने इस ढंग से अपनी बात को रखा कि मैं उनके लिए इंग्लिश में भी बना के ज़रूर दूंगा। तो देखें, जब ये क्वेश्चन आता है तो उसका एक इंट्रोडक्शन बनाना पड़ता है, भूमिका लिखनी पड़ती है। अगर आपको इसको फुल क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं तो बिना भूमिका के आप मान के चलो, बिना इंट्रोडक्शन के वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है। जैसे मान के चलो कि आप कहीं स्टेज पर हो या किसी क्लास में किसी नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हो, परिचय देते हो, तो परिचय देने से पहले आप उसके बारे में बताते हैं 2-4 बातें या नहीं। तो वही सब यहाँ करते हैं। तो आर्थिक सुधार को लेकर ये इंट्रोडक्शन है। आपको ये मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ये प्रस्तावना जो लिखी है इस नाम से कोई हेडिंग डालो, आप बिल्कुल मत डालो, छोड़ दो। अब देखो, अर्थव्यवस्था में सुधार एक प्रक्रिया है, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। ठीक, जिसमें सरकार या राज्य, सरकार मतलब गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और राज्य का मतलब भी यही होता है। इनकी भूमिका या इनके रोल को क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है, कन्फाइंड करते हैं, लिमिटेड करते हैं। तो इनकी भूमिका लिमिटेड करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार सारी चीज़ें बनाकर जो देती थी, जैसे अगर सुई बनानी है वो भी गवर्नमेंट बनाए, शिप बनाना है तो वो भी सरकार बनाए, अगर एयरपोर्ट बनाना है तो वो सरकार बनाए, गेहूं की फसल पैदा करनी है तो सरकार बनाए। इसको कहते हैं कि सरकार की ये जो भूमिका, ये रोल था, ये बड़ा था। अब इसको कम करना है, कम करेंगे तो इस गैप को भरेगा कौन? निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है उसमें वृद्धि की जाती है। यानी इसको दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की जाती है। इससे होगा क्या? जिसके फलस्वरूप नागरिक सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। बस ये 2.5 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके आगे अब देखो, जब आप लिखते हैं आर्थिक सुधार क्या है, आर्थिक सुधार में क्या क्या काम किए गए, तो थोड़ा सा हम इधर उधर की बातें जोड़ सकते हैं, कारण बता सकते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर उसने अलग से पूछ लिया है कि बताओ आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के पीछे क्या कारण थे, तो ये जो पॉइंट लिखे इन्हीं को हेडिंग बना करके 2-2 लाइन में इनकी व्याख्या कर सकते हैं। पहला कारण है राजकोषीय घाटे में अधिक वृद्धि। अब राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ये क्या होता है? तो ये चूंकि मुख्य परीक्षा का आंसर का एनालिसिस है, इट मीन्स आप प्रीलिम्स में ये चीज़ें करके आए होंगे, यानी फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको नॉलेज होगा। इन केस आप नहीं भी जानते हैं तो आप इस चैनल यानी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, भारतीय अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स की यहाँ पर वीडियो है, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, बजट कैसे बनाते हैं, प्लानिंग कैसे काम करती है। वहाँ ये सारे कंसेप्ट पूरा इजी वे में और डिटेल में आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्या था?
तो भारत सरकार का एक प्रकार से जो टोटल इनकम और टोटल जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इसमें इनकम कम और व्यय ज़्यादा हो गया तो लॉस होगा। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्या रीजन बनता है, तो गल्फ कंट्रीज में क्राइसिस। गल्फ कंट्रीज का क्राइसिस कैसे बताया जाए, आप लोगों ने एक मूवी हाल ही में आई थी एयरलिफ्ट, देखी होगी। उसमें इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, तो ये वही सीन था, उसी समय की कहानी है कि तेल जो निकाला जाता है जिन देशों से, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, वहाँ की कुछ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई जिसका डायरेक्ट हम पर इम्पैक्ट पड़ता है। हमको चाहिए क्रूड ऑयल, कच्चा तेल मंगाना है, वहाँ से महंगा मिलेगा, तो ये क्राइसिस पैदा हो जाता है। इसके बाद कि जो PSUs थे, जिन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, यानी सरकारी कंपनियां, तो सरकारी जो कंपनियां थी वो सारी इसलिए बनाई गई थी कि जिससे हमें जिस चीज़ की डिमांड है वो मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा, इससे हमें इनकम होगी, बेनिफिट होंगे, ये सब चले गए घाटे में। तो इनका परफॉर्मेंस कैसा हो गया, खराब परफॉर्मेंस हो गया, यानी इनका निष्पादन जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था। ठीक, तो ये इसका कारण है कि अब आर्थिक सुधार किए जाए। इसके अलावा कि जो खाद्यान्न था, फूड ग्रेन्स जिन्हें हम कहते हैं, गेहूं, चावल, दालें, इनके दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चैलेंजिंग काम हो जाएगा इसमें कंट्रोलिंग करना। इसके बाद मेजर पॉइंट था भुगतान संतुलन का संकट, क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। अब ये BOP क्या होता है, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, BOP जैसे बोलते हैं भुगतान संतुलन, कि एक तरफ हमारा देश इंपोर्ट करता है, आयात करता है, बाहर से चीज़ों को मंगाता है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, बाहर दूसरे देशों को भेजते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। हम लगभग आज के समय 500 अरब बिलियन डॉलर का आयात करते हैं, और जो सामान हम बाहर भेजते हैं उससे हमें पैसा मिलेगा फॉरेन करेंसी के रूप में, वो मिलता है आज के समय में 300 बिलियन डॉलर। तो 500 और 300 का डिफरेंस 200 अरब डॉलर हुआ। 90 में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि भुगतान संतुलन पूरी तरीके से $200 नहीं, मतलब इतना स्थिति बिल्कुल एक क्राइसिस की सिचुएशन में आ गए थे कि अब हम आयात कर ही नहीं सकते हैं, कुछ पैसा नहीं बचा हुआ है। तो ये सब कॉजेज थे, कारण थे, मेंशन किया जा सकता है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये जो आर्थिक सुधार किए जाएंगे तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तब लिखें, नहीं पूछा जाता है बिल्कुल इसको स्किप कर दें। तो जनरल से पॉइंट है कि पहला है तीव्र और संपोषित विकास के साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। नहीं समझ आया? हाँ, नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, हमें क्या करना था, विकास करना था। विकास कैसा होना चाहिए, बहुत तीव्र गति से। और विकास का मतलब ये नहीं कि आज ही सारे संसाधनों का हम यूज कर लें। संपोषित विकास के आगे आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को उपयोग में ले पाए। तो विकास का मतलब ही होता है कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, रोजगार की सुविधा, ये सब चीज़ें होती हैं। जब ये सब मिलेंगी तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हम लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें क्वालिटी वाइज गुणात्मक सुधार होता है। ये उद्देश्य था आर्थिक सुधारों का। ठीक है, अगला पॉइंट है आय में तीव्र वृद्धि और उत्पादनकारी रोजगार सृजन। यानी जो इनकम बढ़ना चाहिए वो कितनी, ऐसा ना हो कि बस अगली पीढ़ी में जाके धनवान बनना है, नहीं, तेजी से इनकम हो। व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, राष्ट्र की इनकम बढ़ती है, और लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट मनरेगा जैसा नहीं होगा कि 100 दिन की गारंटी दे दी रोजगार की। और उसमें किस प्रकार के रोजगार दिए जाते हैं, उसमें लिखा है कि व्यक्ति को अगर कोई काम नहीं है तो गड्ढे खुदवाओ और शाम को फिर उसमें मिट्टी डलवाओ, अगले दिन फिर गड्ढे खुदवाओ, फिर मिट्टी डलवाओ, बस उन्हें तो पैसे देना है। यहाँ जो उत्पादनकारी रोजगार यानी प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव का मतलब है कि अगर आपको काम दिया गया है कि सड़क में गिट्टी बिछाने के लिए लेबर लगाई जाती है तो वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ईजी होती है।
ठीक है, तो इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन, यहाँ मतलब ये नहीं था कि सड़क पर आप गिट्टी बिछाएंगे, कोई भी काम किया जाएगा वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, जिससे और हमारी इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अगला है मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई। तो इस महंगाई की दर को एक ऐसे स्तर पर, एक ऐसे लेवल पर लेके जाना कि चीज़ें बहुत महंगी भी ना हो जाए और बहुत सस्ती भी ना हो जाए। ठीक है, उसके अपने अलग इम्पैक्ट होते हैं, वो आप देख सकते हैं जाकर के पुराने वीडियोज में। फिर आया भुगतान संतुलन को संतुलित करना, कि ऐसा ना हो कि हम मंगाएं ज़्यादा भेजें कम, बैलेंस सिचुएशन बनी रहे, ये भी था। फिर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, जब उच्च आर्थिक समृद्धि होती है, इसका अर्थ होता है कि इनकम पूर्व वर्ष की तुलना में, प्रीवियस ईयर की तुलना में ज़्यादा हो। आज आप अगर 2018 में अगर 10,000 रुपये कमाते थे, अब 15 कमाते हैं, अगली बार 20 कमाएंगे, तो इसी को तो हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसमें और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो ये और भी बैलेंस ग्रोथ। और इसके बाद आता है कि विदेशी मुद्रा जो भंडार था, उसमें इतना तो रखो कि हम अगर कोई क्राइसिस, अचानक से संकट आ जाए तो अपना काम चला सकें। स्थिति ये हुई थी, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता हमें तब पड़ती है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था, 26 दिन का हम आयात और कर सकते थे बस। तो इतना तो रखो, आज लगभग, आज की डेट बात करें तो 400 अरब अमेरिकन डॉलर के बराबर हमारे पास विदेशी मुद्रा का रिजर्व है। तो ये उद्देश्य हो गए। ठीक है, इसके आगे देखें, आगे क्या कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और ब्रॉड कर रहा हूँ, लंबा कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जोड़ें, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में जो मिलेगा वो आपके काम आएगा। हुआ ये 23 जुलाई या 24 जुलाई 1991 को कि देश की स्थिति खराब हो गई, राजकोषीय घाटा बढ़ गया, भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया। तो फिर भारत में आर्थिक सुधारों की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। हिस्टोरिकल प्रोसेस, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े लेवल पर कभी किया नहीं गया। और वो जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं हो गई। आज 1990 के बाद से 2019 तक भी ये प्रोसेस कंटिन्यूस जारी है। क्या अंतर था कि 1990 के पहले जो रिफॉर्म्स होते थे वो ऐच्छिक थे, वॉलेंट्री थे, करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। लेकिन इसके बाद के जो सुधार किए गए, ये हमारे लिए बॉन्डेड थे कि करना ही था। क्यों करना था, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर। अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि हम कच्चा तेल, जिसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो बनाते हैं, 26 दिन के लिए इंपोर्ट कर सकते थे। तब क्या करें, तो फिर IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसीलिए बना है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्राइसिस से गुजरते हो तो उनकी सेवाएं ले सकते हो। भारत उनका मेंबर है। तो IMF की कंडीशन होती है कि वो किसी देश की हेल्प तब करता है, पहले उस देश की इकोनॉमी का अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा। उनके एक्सपर्ट्स आते हैं, हमारी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। वो रिकमेंडेशंस मानोगे तो वो पैसा देंगे, नहीं मानोगे तो नहीं देंगे। तो ये मजबूरी थी जो हमको ये रिफॉर्म्स करने पड़े। ठीक है, तो आर्थिक सुधारों के लिए जो तरीके थे वो अपनाए जाते हैं। दो तरीके यहाँ पर मोटे तौर पर, एक को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरण युक्तियाँ। यानी ये क्या होता है, ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेथड। यानी इसमें कैसे सुधार करेंगे कि जो ग्रॉस डिमांड रहती है इकोनॉमी में, डिमांड को बढ़ाएंगे। और दूसरा तरीका होता है जिसे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये इजी सा है, आप फिर से सुनना एक बार, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लौटते हैं कहाँ, अपने मेन पॉइंट पर कि आर्थिक सुधार 91 के बाद किए क्या गए। पहली हेडिंग डाल लेंगे राजकोषीय सुधार, यानी फिस्कल रिफॉर्म्स। तो फिस्कल रिफॉर्म्स के अंतर्गत क्या किया जाता है कि आर्थिक सुधारों से पूर्व, यानी बिफोर ईयर 1991, भारत का राजकोषीय घाटा जो था वो 8.4% था। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या, मैंने बता दिया आपको।
अब इसको संतुलित करने के लिए, यानी ये घाटा बहुत ज़्यादा है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, तो अगले साल जो बजट बनाया गया भारत सरकार का ईयर 91-92 का, उसमें टारगेट किया जाता है कि इस फिस्कल डेफिसिट को हम कम से कम 2% की तो कमी करें। और ऐसा हर साल करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये घाटा नहीं रहेगा, ये हमको प्रॉफिट देगा। तो 91-92 के बजट में राजकोषीय घाटे में 2% की कमी की गई। अब कमी कैसे कर सकते हो, घाटा क्यों होता है, आमदनी कम खर्चा ज़्यादा। तो फिर इस पर कुछ काम किए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं उस पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। उस सब्सिडी को धीरे धीरे स्टेप बाइज करके उसमें कटौती की गई। शुगर, चीनी पर भी सब्सिडी दी जाती थी, उस चीनी पर भी सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सरकार क्या करती है, घाटे में जाने वाले जो उसकी कंपनीज थी उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, यानी कि उनको बेच देती है। तो विनिवेश के द्वारा सरकार के द्वारा अपनाया गया। राजा चेलैया समिति ने सिफारिश की थी कि टैक्स रिफॉर्म्स करो, करों में सुधार करो, जो टैक्स एवेजन होता है यानी कर की चोरी होती है तो उसको रोकने के उपाय अपनाए जाए। कम लोग टैक्स भरते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स यानी टैक्स बेस बढ़ाया जाए, तो उनको स्वीकार किए गए। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई और जिससे रिजल्ट क्या मिला कि भारत सरकार के रेवेन्यू में, राजस्व में वृद्धि हुई। ठीक, इतना हुआ। इसके बाद अगले रिफॉर्म्स पर चलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हेडिंग डालते जाओ, लिखते जाओ। मौद्रिक एवं राजकोषीय क्षेत्र संबंधी सुधार, मॉनेटरी एंड फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। मौद्रिक क्या होता है, तो मौद्रिक के मतलब है यहाँ मुद्रा। तो जैसे क्या होता है समझना कि बैंक लोन देता है, ठीक है, और भी कुछ एजेंसीज लोन बांटती है, तो उनके अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। तो ये जो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट थे कि कार के लिए लोन लेने जाते हो 8.5% मिलता है, एजुकेशन लोन लेते हो तो 14% मिलता है, होम लोन लेते हो तो आपको 10.5% मिलता है, किसानों के लिए लोन है तो 1% की ब्याज पर मिलता है। तो ये मौद्रिक सुधारों का जो उद्देश्य था, हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में विकृति थी, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा एक प्रकार से डिस्टॉर्ट हो चुका था, ठीक, तो उसको दूर करना और उसको रैशनलाइज बनाना यानी तार्किक बनाना, युक्ति संगत बनाना, नई नई नीतियों के द्वारा बैंकिंग सेक्टर को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, दक्षता उनके अंदर बढ़ाई जाती है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है क्या, CRR SLR संबंधी सुधार। ये क्या होता है, तो मैं वही बोलूँगा कि प्रीलिम्स में ये हम CRR SLR सब समझते हैं, नहीं समझते हैं नो प्रॉब्लम, बहुत फिर मैं आपको बोलूँगा कि पुराना वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, इकोनॉमिक्स में ये सब आपको समझ में आएगा। 1991 में नरसिम्हम कमेटी जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, उन्होंने सिफारिश की। वो क्या सिफारिश करते हैं, SLR जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात, यानी ये वो पैसा होता है जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, उसको ना किसी को उधार दे सकते हैं ना उसको खर्च कर सकते हैं, ये कैश या नॉन कैश के रूप में रखते हैं। इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती थी, यानी बैंक जो भारत में खोला जाएगा तो RBI उस पर डायरेक्शन लगाती थी कि आप क्या करोगे, SLR के रूप में लगभग 40% पैसा रख लो, उसको कुछ नहीं कर सकते, बस देखते रहो ये मेरा पैसा है। ऐसे ही CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात जिसे हम कहते हैं, यह वो अमाउंट होता है जो सभी बैंकों को RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। इसका भी बहुत हाई रेट रहता था। जब बैंक अपने पास जो पैसा है उसका बहुत बड़ा अमाउंट RBI को दे देंगे या अपने पास ऐसे ही रखे रहने देंगे, तो फिर क्या होगा, लोगों को लोन नहीं बांट पाएंगे, लोगों को कम लोन मिलेगा, महंगा लोन मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा। तो नरसिम्हम कमेटी की सिफारिश के आधार पर SLR और CRR के अनुपात में कमी की गई। क्या कमी की जाती है, जैसे 91 में SLR 38.5% था, अगले आने वाले 3 वर्षों में धीरे धीरे इसको घटाकर कितना लेके आते हैं, 25% तक ले आते हैं। CRR के लिए भी यही काम किए गए कि नेक्स्ट 4 ईयर में इसमें 10% की कमी लानी थी।
जब ये पैसा आप आरबीआई के पास कम रखोगे तो आप ज़्यादा कस्टमर को लोन दे पाओगे। ठीक, एक ये रिफॉर्म्स भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ फिर समझो कि जैसे SLR, CRR ये टेक्निकल टर्म है, तो आप इनको इंग्लिश में लिख सकते हो, नो इशू। अगले रिफॉर्म्स की ओर चलते हैं। मुख्य परीक्षा की कॉपी बिल्कुल इसी अंदाज में यानी इसी तरीके से मिलती है, ये आपको दिखाया जा रहा है। बार बार देखो, इस कॉलम में आपको क्वेश्चन नंबर डालना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 का कौन से सेक्शन का आंसर दे रहे हो, ए, तो ए लिखना पड़ता है। बस ये जो लाइनें दी हैं इसी में आपको आंसर करने पड़ते हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। ठीक, लाइनिंग वाली कॉपी ही मिलती है, प्लेन कॉपी नहीं मिलती। ओके, चलें अगले रिफॉर्म्स पर चलते हैं। अगला है लिबरलाइजेशन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दरों में उदारीकरण। देखिए कैसा उदारीकरण कि 91 के पहले आरबीआई क्या करता था, आरबीआई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था बैंकों पर या उधार देने वाली संस्थाओं पर। क्या कि आपने अगर हाउस लोन दिया है तो आरबीआई का ही डिटर्मिनेशन था कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप देंगे, मगर अब 91 के बाद इसमें सुधार किया जाता है। अब बैंक अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हैं। आरबीआई से नहीं उन्हें परमिशन लेनी है कि हम कितने रुपए देंगे और कितना उस पर ब्याज लेंगे। साथ ही साथ ऐसे नॉर्म्स थे कि भारत में 2 बार नेशनलाइजेशन किया गया था ना बैंकों का, एक 1969 में जब क्या 6 बैंक, और उसके बाद 1980 में 14 बैंक। उसके बाद प्राइवेट बैंकों की ओपनिंग पर रोक लगा दी गई, लेकिन 91 के बाद फिर ये रोक हटाते हैं। क्या कैसे लिबरल करते हैं नियमों को कि बैंक अपने लिए नया जो भी ब्रांच खोलना चाहता है तो उसकी जो नॉर्म्स हैं, शर्तें हैं, वो सरल बना दी गई। नए बैंकों की स्थापना को भी और आसान बना दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में जुड़ रहे हैं। नए निजी बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी खोले जा सकते हैं, उसके लिए भी गाइडलाइन आ जाती है। बैंक जो लोन बांटते हैं, अलग अलग सेक्टर के लिए लोन बांटते हैं, कुछ लोन वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, जैसे विजय माल्या टाइप लोन हो गए, नीरव मोदी टाइप लोन हो गए, ये वापस नहीं आते हैं। आपको मुझे जो लोन दिए जाते हैं भरने पड़ते हैं। तो ऐसे कुछ ऋण थे जो वापस नहीं आते हैं, तो उनको क्लासिफाइड किया गया, उनकी कैटेगरी बनाई गई, और कैटेगरी बना करके क्या किया गया, उनकी वसूली के लिए अलग संस्थाएं बनाई गई। बैंक के एम्प्लॉय नहीं जाएंगे वसूल करने, तो बैंक का काम प्रभावित होता है। तो इसको कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में बांटा गया। उसमें अलग अलग नाम दिए गए कि इतने समय से अगर पुराना है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पुराना है। ठीक, ये सब चीज़ें, वो सब और ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा क्वेश्चन बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि कैपिटल मार्केट में किए गए रिफॉर्म्स। पूंजी बाजार में, पूंजी बाजार समझते हो आप, पूंजी बाजार के अंतर्गत, कैपिटल मार्केट के अंतर्गत शेयर बाजार आता है। पूंजी बाजार के अंतर्गत बैंक भी आते हैं, इंश्योरेंस भी आता है ना। ये पूंजी बाजार से मतलब होता है कि मोर देन 365 डेज के लिए जो भी लेन देन किया जाता है ना। अलग वर्ड है टेक्निकल, आपको आगे कभी फिर बता सकता हूँ मैं। अभी समझो कि सरकार के द्वारा पूंजी बाजार में जो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था, डायरेक्ट एक्शन लेती थी, हर चीज़ के लिए उनसे पूछना पड़ता था, उसको कम किया गया और एक अलग इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं, स्वतंत्र नियामक संस्थान की स्थापना करते हैं, जैसे सेबी। सेबी क्या, भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना हुई ईयर 1988 में, और आर्थिक सुधारों के बाद 92 में इसको और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। सांविधिक का मतलब संवैधानिक नहीं होता है, लीगल बना दिया गया, स्टेट्यूटरी बना दिया गया। सुब्रत राय सहारा, जो सहारा ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो जेल में रहे थे 2 साल, तो ये सेबी की वजह से ही रहे, इसकी शक्तियां बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, जिससे शेयर बाजार में जो स्कैम हो सकते थे, स्कैम होने की संभावना है, उस पर रोक लगी, ट्रांसपेरेंसी आई, ये सब काम किए जाते हैं। ठीक, और आगे देखो औद्योगिक क्षेत्र में क्या सुधार किए गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो सरकार क्या करती है, 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस करती है।
आप देखोगे 1991 के पहले भारत ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की है, सबसे पहले 48, देन 56, ऐसे अलग अलग समय करते गए। उनमें सरकार बताती है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस पॉलिसी में यू टर्न ले लिया सरकार ने अपनी पुरानी पॉलिसीज का, कि कंपटीशन बढ़ाते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं। किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एक कंपनी नहीं 100 कंपनी लाते हैं। तो जब 100 लोगों में कंपटीशन होगा तो क्या होगा? उनमें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाने की होड़ लगेगी, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट देने की एक रेस शुरू हो जाएगी। तो इस पॉलिसी के कुछ की फैक्टर हैं, वो देख सकते हैं कि शुरुआत में सरकार ने क्या किया था कि अगर आप उद्योग लगाना चाहते हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा, उसके लिए कोटा सिस्टम। तो उद्योगों की स्थापना के लिए जो अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रोविजन थे, परमिट सिस्टम था, कोटा सिस्टम था, इसको एबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। मात्र गिने चुने सेक्टर रह गए जिनके लिए लाइसेंसिंग प्रोविजन कंपलसरी था। लगभग 20% ऐसी इंडस्ट्री थी जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी के लिए नहीं लेना पड़ेगा। अगला फैक्टर देखो कि सरकार ने एक एक्ट बनाया था जिसे मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के नाम से जानते हैं, MRTP एक्ट कहते थे। और इस एक्ट के द्वारा एक लिमिट बनाई गई थी कि पहले लिमिट थी 25 करोड़। मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार, रेस्ट्रिक्टिव यानी प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रैक्टिस यानी जो अनुपालन अधिनियम, ऐसा हिंदी कर सकते हैं, कि इसमें ये प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति की कंपनी की टोटल वर्थ या टोटल उसका जो बाजार भाव है 25 करोड़ हो जाता है तो वो नई कंपनी नहीं ले सकता, किसी दूसरी कंपनी को नहीं खरीद सकता। धीरे धीरे ये लिमिट बढ़ा के 50 करोड़ की गई, फिर 75 करोड़ की गई। राजीव गांधी के आते आते ये 100 करोड़ कर दी गई, यानी 100 करोड़ की कंपनी हो जाती है, फिर आप दूसरी कंपनी नहीं ले सकते। लेकिन सुधारों के बाद ये एक्ट और इसकी लिमिट पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि अब देश कैसा होने जा रहा है, ग्लोबल। अब छोटी छोटी कंपनियों से काम नहीं चलेगा, बड़ी कंपनियां चाहिए। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। सरकार के द्वारा क्या किया गया था स्टार्टिंग में कि कुछ सेक्टर में सिर्फ सरकारी कंपनियां ही काम कर सकती हैं। जैसे क्या? रेलवे हुआ, सिर्फ सरकारी कंपनियां ही काम करेंगी। एटॉमिक एनर्जी हुई, सरकारी कंपनी काम करेगी। आयरन एंड स्टील हुआ, सरकारी कंपनी काम करेगी। ट्रांसपोर्ट हुआ, सरकार करेगी। सीमेंट हुआ, सरकार करेगी। ऐसे कुछ सेक्टर रिजर्व कर दिए गए थे फॉर गवर्नमेंट। तो ये जो आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र थे, अब इसमें धीरे धीरे क्या किया गया? कमी की गई कि सरकार नहीं करेगी, अब प्राइवेट लोगों को दो, निजी लोगों को बढ़ाओ। आज की डेट में सिर्फ 2 सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हैं, एक रेलवे, और रेलवे में भी कौन सा पार्ट? पैसेंजर वाला, और एटॉमिक एनर्जी। बाकी सारे सेक्टर आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ठीक, ये भी रिफॉर्म्स हुआ। अगला रिफॉर्म्स आप देखो कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में क्या काम किया जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। विनिवेश यानी सरकार ने बनाई कंपनी, पैसा लगाया, उसे कहते हैं निवेश। अब उस लगे हुए पैसे को वो सरकार वापस लेती है। कैसे? कि उसमें अपनी हिस्सेदारी को कम कर देगी, प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी। तो इसको क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत की गई। क्लियर हो रहा होगा, आई होप। और जब इतना क्लियर हो रहा है तो आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको लाइक कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ, चाहे आप फेसबुक, सोशल मीडिया का और भी कोई प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, इसको शेयर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने से हमें मोरल बूस्ट, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम आपके लिए नई वीडियो लेके आ पाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंजूसी किस बात की करना। चलें हम अपने इस पॉइंट पर लौटते हैं। अब आते हैं व्यापार नीति संबंधी सुधार। व्यापार नीति यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिलेशन, और ट्रेड पॉलिसी में यहाँ हम बात करते हैं अब्रॉड, विदेश व्यापार के संबंध में। तो विदेश व्यापार के संबंध में सरकार क्या करती है कि निर्यात और आयात ज़्यादा हो, इसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, ऐसा वातावरण तैयार करती है। पहले सरकार कई सारे कंट्रोल लगाती थी, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी। कैसे लगाती थी? आप मूवी देखते होगे पुरानी, उसमें सोने की स्मगलिंग से संबंधित कई सीन आते हैं। ठीक है, आज की जो मूवी देखते हैं उसमें स्मगलिंग गोल्ड की तो कहीं नहीं की जाती। क्यों? ऐसा क्यों होता था?
कि गोल्ड दूसरे देश से अगर आप लेके आते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए लोग टैक्स बचाने के लिए उसकी स्मगलिंग करते थे। अब क्या होता है, अब स्मगलिंग में ज़्यादा रिस्क है, सरकार ने टैक्स जो किया है वो बहुत कम किया है, तो स्मगलिंग अपने आप से बंद हो गई। तो इस पर लगाए गए जो नियंत्रण थे उनको सीमित किया गया, नए नए सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसे जैसे मैं आपको एक दो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 91 से पहले सरकार क्या करती थी, एक लिस्ट बनाती थी जिस पर कम टैक्स लगाएंगी, बस उस लिस्ट में जो चीज़ें वही आप इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 91 के बाद अब ये जो लिस्ट थी उस लिस्ट में मेंशन होते थे। 91 के बाद सरकार ने नेगेटिव लिस्ट बनानी शुरू कर दी, नकारात्मक, बस उस लिस्ट में मेंशन है ये 8-10 आइटम है, इनको आप नहीं ला सकते, बाकी जो जो लाना चाहते हो ले आओ। ठीक, तो इसमें इंटरमीडिएट, कैपिटल प्रोडक्ट, इन सब का आना शुरू हुआ। मध्यवर्ती का मतलब है जैसे आप लैपटॉप बनाते हो तो लैपटॉप में एक एलईडी लगता है, प्रोसेसर लगता है, पार्ट लगते हैं, ये इंटरमीडिएट हुए, इनको मंगा सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और जोड़ो, एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, विदेशी निवेश प्रोत्साहन, यानी प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या प्रमोट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश, देश में पैसे की कमी है तो फिर आप दूसरे देश के लोगों को इनवाइट करो, दूसरे देश की कंपनियों को इनवाइट करो कि वो यहाँ आकर के फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाए, और वो फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे तो रोज़गार तो हमको ही मिलेगा ना। तो इसके लिए कुछ स्टेप लिए गए। 91 के पहले इस पर पूरी तरीके से रोक थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हम सताए हुए लोग थे, व्यापारी बन के आते हैं और शासन करने लगते हैं, इसलिए आज़ादी के बाद हमने विदेशी निवेश रोक रखा था। 91 के बाद सरकार क्या करती है, सरकार ने कुछ हाई प्रायोरिटी सेक्टर, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र खोजे और उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने आप से स्वीकृत हो जाता था, ऐसा व्यवस्था किया गया, ऑटोमेटिक अप्रूवल। ठीक, और क्या करते हैं, धीरे धीरे 91 के बाद कई सारे सेक्टरों में एफडीआई जिसे हम बोलते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये 26%, 51%, 74%, 100% कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि देश में, हिंदुस्तान में जैसे कोई विदेशी आकर के मूवी बनाना चाहता है तो पूरा 100% पैसा लगा सकता है, नो प्रॉब्लम। सड़क बनाना चाहता है, लगाए, ऐसी चीज़ें की गई। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे, उसे रेगुलेशन, यानी कहीं कोई विसंगति ना आ जाए, इसके लिए एक संस्था बनाई गई, नाम है उसका विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्ट प्रमोशन बोर्ड। इसकी स्थापना की गई, वो इन मैटरों को देखता था। एक होता है एफडीआई और दूसरा होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ आता है और यहाँ कोई फैक्ट्री लगाता है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जब वो फैक्ट्री बनना शुरू होती है। और दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेश का मतलब है कि बनी हुई कंपनी को खरीद लेना, जैसे फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा, ये एफआईआई है। ठीक, और फ्लिपकार्ट को बनाते समय ही अगर उनका पैसा लगता तो वो एफडीआई होता। तो इसको बढ़ाने के भी प्रयास किए गए। तो कितने सारे पॉइंट हुए, इन पॉइंटों से आप अपना एक अप्रोच डेवलप कर सकते हो, कुछ पॉइंट शॉर्ट कर सकते हो। जैसे एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बढ़ा के देता हूँ कि विनिमय दर में सुधार, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या, कि डॉलर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, पौंड के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में आपके देश की मुद्रा की तुलना। सरकार पहले एक्सचेंज रेट अनाउंस करती थी। 1948 में भारत का 1 रुपया बराबर अमेरिकी $1 के था, सरकार डिटर्मिनेट करती थी। ठीक है, जुलाई 91 में सरकार ने क्या किया, रुपए की जो एक्सचेंज रेट थी उसको कम कर दिया, इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन, 20% तक गिरा दिया। और ये क्यों गिराया, कि जब डिवैल्यूएशन किया जाता है तो उसका फायदा होता है, उस देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। ठीक है, यानी एक तरफ सरकार अनाउंस करती थी रुपए और फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट, और दूसरा क्या होता था कि वास्तव में कितने में मिल जाता है वो, तो इसके बीच एक गैप आ गया था, उस गैप को बैलेंस करने की कोशिश की गई।
आगे चलकर अब सरकार ने इसको ओपन कर दिया, छोड़ दिया है, अपने आप डिमांड और सप्लाई पर रुपए और डॉलर की रेट डिसाइड होती रहती है। ऐसा करके इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने और विदेश व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ तारापुर समिति बनती है 92 में। ये कहते हैं कि रुपए को, यानी दो अकाउंट होते हैं विदेश के संबंध में। एक होता है चालू खाता जिसे करंट अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा होता है पूंजी खाता जिसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। चालू खाते का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी देश के साथ व्यापार करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए जितनी भी, वो पूरी की पूरी आरबीआई उपलब्ध कराएगा। यानी रुपी इज फुली कन्वर्टेबल इन करंट अकाउंट। आपको अमेरिका से मशीन मंगानी है 200 करोड़ रुपए की, तो 200 करोड़ रुपए आप आरबीआई को दो, बदले में डॉलर दे देगा, आप मशीन मंगा लो। आप यहाँ से कुछ अमेरिका भेजते हो, उसने पेमेंट आपको डॉलर में किया, देश में रुपया चलेगा, तो वो डॉलर आप आरबीआई को दो, आप पूरा कन्वर्ट करके आरबीआई आपको रुपया दे देगा। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग चीज़ें थी, इसमें तो पूरी तरीके से कन्वर्ट करने के प्रोविजन किए गए। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है, ये अकाउंट वो होता है जैसे शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं विदेशी आकर, वो कैपिटल अकाउंट। इसमें पूरा पैसा नहीं बदलेंगे डॉलर में, इसे पार्शियल कन्वर्टिबल बनाया गया, यानी 40% तो बदल जाएगा, 60% हम नहीं बदलेंगे। ठीक, ये भी एक रिफॉर्म है। अब लास्ट में आ जाते हैं, वहां पर हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। 2 से 3 लाइन में निष्कर्ष, यानी क्वेश्चन जो 15 मार्कर है उसके 3 पार्ट होंगे। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी जो पूछ रहा है, और लास्ट में उसका समापन। आप हेडिंग डालें तो हेडिंग डालें, ना डालें तो वैसे लिख सकते हैं कि उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में आर्थिक सुधार के रूप में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, जिसके फलस्वरूप भारत विश्व की तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना। लेकिन अब देखो, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या सिर्फ अच्छा ही अच्छा हुआ? कुछ तो कमियां थीं। तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी जैसी समस्याओं में वांछित सुधार नहीं हुआ, इसे और सुधारने की आवश्यकता है। ठीक, यानी निष्कर्ष में एक पॉजिटिविटी जरूर दिखना चाहिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम आपको फिर बताएंगे कि कैसे क्वेश्चनों को लिखते हैं, कैसे उसको करते हैं। जैसे आप देखोगे सिलेबस में अगला टॉपिक ही लिखा हुआ है भारत में आर्थिक सुधार की पीढ़ियाँ, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, और वो भी आपका रिएक्शन देखकर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एक्साइट होते हैं कि नहीं बहुत अच्छा वीडियो है और बनना चाहिए, तो ज़रूर आपको बहुत जल्दी से इस प्रकार के वीडियो मिलते हैं। और अगर आपकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी रहती है, अरे ठीक है, तो फिर हमारा रेस्पॉन्स भी आपके लिए नए वीडियो के लिए वैसा ही हो जाता है। सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बिल्कुल इसी तरीके से आप हमारी क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।